नमस्कार सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। राइट, हम सब लोग बात कर सकते हैं। अच्छा लगता है देख के सुबह सुबह लोग अपने अपने काम में भिड़ जाते हैं। एक्सेलेंट। सर जी, आपने मुझे होस्ट बना दिया है ना? जी 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 सर जी। थैंक यू सो ओवर टू मच यू। सर। ओवर टू यू। बहुत अच्छा लगता है। राइट, ये बिजनेस इतना सुंदर है। बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं, सब कुछ तो सही है, लेकिन जो दोस्त बनते हैं, जो लाइफ टाइम के रिलेशंस बनते हैं, उसमें मजा आ जाता है। राइट। चलो, आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। राइट, और तब तक मैं बस 2-3 मिनट में खाली अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। 2001 में मैंने अपना करियर लाइफ शुरू किया, पुणे सिटी से। पुणे में मैंने 2-3 महीना काम किया। मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं करियर लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेजरली आता है मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी। और सच बताओ तो 2001 में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ऐसे कोई शब्द हुआ भी नहीं करते थे। तो हमें पता भी नहीं था कि हमने ये कर दिया है। ये तो मुझे अभी अभी मालूम पड़ा कि जो कुछ मैंने किया था वो स्टार्टअप हुआ करता था। और इसको एंटरप्रेन्योर एकदम भारी भक्कम एक होता है ना शब्द यूज किया जाता है। जिस लहजे से हाड़ा जी हिंदी में बात करते हैं, वैसा लहजा मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई मैच कर पाएगा। तो मैं तो हाड़ा जी बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तो विशाल वर्मा ही रहूंगा। अपनी टूटी फूटी भाषा में बात करूंगा आप लोग के साथ में। ठीक है। 2001 में शुरू किया जर्नी। 2-3 महीना मैंने काम किया था, जबकि मेरा होम टाउन है नासिक। है ना? होम टाउन है नासिक। मेरी फैमिली बिलोंग करती है राजस्थान से। नासिक में बड़ा हुआ। स्टडी करने के लिए पुणे में गया। पुणे में करियर शुरू किया। 3 महीना काम किया। और मुझे किसी ने बताया चलो बॉम्बे। तो मैं बोला चलो बॉम्बे। और वो करने के लिए ज्यादा में ज्यादा 5 मिनट का समय लिया मैंने डिसीजन लेने में। पूरा सामान पैक किया, घर शिफ्ट किया, अपने आप को शिफ्ट किया। पुणे में जो बिजनेस बनाया था, मैं बोला चलो वो बाद में देख लेंगे। बॉम्बे शिफ्ट हो गए। फिर बॉम्बे में काम किया मैंने 2011 तक। एक दिन रात में ऐसे सो रहा था, मैं बोला कुछ तो और मजा नहीं आ रहा है, बड़ा करना चाहिए। कुछ सोच रहा था, रात में नींद नहीं आ रही थी, सुबह उठा, मैंने डिसीजन लिया मुझे इंदौर शिफ्ट होना है। इंदौर शिफ्ट होना क्यों है? क्योंकि मेरी कोई भी फैमिली मेंबर इंदौर में नहीं रहता है। मैं किसी को भी मध्य प्रदेश में नहीं जानता हूँ। और मैं बोला हाँ, मजा तो वहां पर ही आएगा जहां पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो 2011 में ये सोचा रात में। वो था अप्रैल का महीना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मेरे ही टीम में एक लड़का काम करता था, उसके पापा इंडियन रेलवे में काफी सीनियर पोस्ट पर थे, तो टिकट मिल गया वीआईपी कोटा से। अगले ही दिन इंदौर आ गया। इंदौर में आके 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने मेरा ऑफिस फाइनल कर लिया। हाड़ा जी मेरे ऑफिस में आए हैं, साउथ तुकोगंज में मेरा ऑफिस है, कोशा जी भी आए मेरे ऑफिस में। तो 2011 में मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। और वहां से बिजनेस शुरू कर लिया। 2013-15 तक, सॉरी, 2015 तक मैंने इंदौर में ही, हम लोगों ने 2-3 अलग अलग ब्रांचेस ओपन की। फिर 2015 में हम लोगों ने अलग अलग सिटीज में ऑफिस ओपन कर लिए, जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, वगैरह वगैरह वगैरह। सब बढ़िया चल रहा था। 2016 में मेरा जब कंपनी का एनिवर्सरी था, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं बोला नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैं तुरंत वहां से गया IIM अहमदाबाद, वहां के एचओडी से मिला। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गांधीनगर, वहां के एचओडी से मिला। IIM इंदौर के एचओडी से मिला और डिसीजन लिया कि मुझे नया इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है। 2017 में नया बिजनेस शुरू किया। चल रहा था बढ़िया से। 2020 आया, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में बहुत कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया। लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे करते करते इफेक्टिवली 21 से कैंगन बिजनेस में शुरुआत की। 2021 में वो चल रहा था। उसके बाद में 2023 की बात है, 23। राइट। एक और नई इंडस्ट्री में हमने लॉन्च किया, वो बिजनेस शुरू किया। और अभी 2024 एंड होते होते दिसंबर महीने में एक और बिजनेस एक्सपांड कर लिया। ये सब करता रहा करता रहा करता रहा। राइट। और जब ये कर रहा था, तो बोलते हैं ना, एक अच्छा लग रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। जब ये स्टोरी सुनाता हूं तो अब बताने में खुशी होती है कि मैंने इंडिया में मेरा बिजनेस के लिए 40 शहरों में काम किया है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। थोड़ा काम दुबई में किया है, थोड़ा काम स्कॉटलैंड में किया है, बर्मिंघम में किया है, लंदन में किया है और मैनचेस्टर में किया है।
ये जब स्टोरी सुनाता हूं तो लोग बोलते हैं वाह, लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक सुनने में मजा आता है, राइट। और लोग बोलते हैं कि ये अच्छा, वो अच्छा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूँ यार वाह तो बढ़िया है, लेकिन दूसरा भी तो देखो। जो हम बात करते हैं स्ट्रगल, है राजस्थान से नासिक में एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुआ, वहां से स्ट्रगल करते हुए पुणे जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करने गया। जब हम गए थे तो ऑब्वियसली हम एक छोटे से गांव से गए थे, पुणे के बड़े शहरों के लड़के लोग साथ में हुआ करते थे। तो वहां पर जो हो रहा था, इंजीनियरिंग में लास्ट के 2 साल में था यूनिवर्सिटी टॉपर, है ना। तो क्या हो गया उसमें, अ, अपनी इमेज बनाना या अपना एक जगह बनाना शुरुआत किया। फिर पुणे में सेट ही हो रहे थे तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, बॉम्बे में काम कर रहे थे, फिर एक्सपांड करते गए। वहां पर सेट ही हो रहे थे, इंदौर शिफ्ट हो गए, फिर थोड़ा बाहर भी गए, फिर इंदौर में किया, फिर अलग अलग शहरों में काम किया। ये सेट हो ही रहे थे तो मैं बोला नहीं, कुछ तो अलग करना चाहिए। नया सिटीज में एक्सपांड किया, वहां सेट हो रहे थे, 2017 में नया बिजनेस लॉन्च किया। वहां सेट हो रहे थे तो अगला अगला लॉन्च करते गए। इसमें बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रगल, हार्डवर्क, पैशन, पेशेंस, या बोलते हैं ना एक, हर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, ये शब्द बड़ा भारी है, एंटरप्रेन्योर बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है एक चीज हमेशा रहती है, वो होती है हार नहीं मानूंगा। राइट, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। और अभी अराउंड 2 महीना पहले जब प्रोग्राम हुआ था इंदौर में, तब मैंने हाड़ा जी के बारे में शायद यही शब्द यूज करे थे जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में बातचीत कर रहे थे। उनकी भी तो स्टोरी यही है, हार नहीं मानूंगा। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है हार नहीं मानूंगा। इसे कृपया कोई मोटिवेशन ना समझना, ये प्लेन अपना, मैं बहुत फास्ट 20-25 मिनट में सेशन को फिनिश कर दूंगा। मोटिवेशन नहीं है, इसको लॉजिकली समझना। मैं कोई भी बड़ा डायलॉग वगैरह नहीं दे पाऊंगा, राइट। खाली एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा का ही दूसरा शब्द होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। ओके, अभी आप लोग मेरे साथ में शायद से बात तो नहीं कर पाओगे ना, तो हम लोग चैट में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। मैं चैट कैसे पढ़ सकता हूँ इसमें, आई डोंट नो। ओके, तो चैट बॉक्स में आप लिखना जरूर कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, राइट। और मैंने यहाँ पर लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब होता है, ये लिखा है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स बाय लेवरेजिंग नेटवर्क्स ऑफ नोन्स एंड अननोन्स। थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं मैं। जो भी प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है, उन प्रॉब्लम्स का, प्लीज शेयर योर स्पेसिफिक, अच्छा चैटिंग बाद में करेंगे हम लोग, राइट। जो भी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई भी एक प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो लेके आता है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। जैसे किसी को इंदौर से बॉम्बे 2 घंटे 1 घंटे में पहुंचना था, तो फिर किसी ने एयरलाइन चालू कर लिया, तो वो बन गया एंटरप्रेन्योर, राइट। कोई एक डॉक्टर था, पेशेंट्स बहुत ज्यादा ही बीमार हो रहे थे, तो उन्होंने उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अभी जैसे मैं गर्म पानी पी रहा हूं, तो पानी गर्म करने के लिए किसी ने गैस बना दिया, तो वो बन गया एंटरप्रेन्योर। पानी को रखने के लिए कप रख लिया, तो इस कप बनाने वाले को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। सीधी बात है। अ, सीधी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो ढूंढ के लाता है, हाँ ये सही लिखा है, समस्या का समाधान ढूंढने वाला, थैंक यू। ये हेल्प होता है थोड़ा। समस्या का समाधान ढूंढने वाला इंसान, इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। चलो बढ़िया है। एंटरप्रेन्योर जिसको हिंदी में मेरे हिसाब से उद्योजक ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। समस्या का समाधान ढूंढने वाला। अच्छा, इसमें आगे एक और लिखा है बाय लेवरेजिंग नेटवर्क ऑफ नोन्स एंड अननोन्स। इसको मैं थोड़ा सा अपने कैंगन से कनेक्ट कर रहा हूं। कैंगन में क्या होता है, कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, 10, 15, 20, 25 लोगों की एक लिस्ट बनाता है, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जो भी आपकी लिस्ट है, उसमें से, अच्छा इसे उद्यमी बोलते हैं एंटरप्रेन्योर को, थैंक यू कोच ओम ओम, ओम पाटीदार जी। ये जो हम अपने नेटवर्क का लिस्ट बनाते हैं, राइट, और हम उन्हें कैंगन का डेमो देने का कोशिश करते हैं, बिजनेस प्लान समझाते हैं। कोई साथीदार हमारे साथ में आते हैं, कोई नहीं आते हैं। वो होने के बाद में
इंसान बोलता है अभी मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब क्या करूं? तो फिर हम बोलते हैं भाई साहब आपने तो नोन मतलब जाने पहचाने लोगों को तो अपने साथ में जोड़ लिया, अनजाने लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? और यहां पर आके सवाल रुकता है, अनजाने आदमी के साथ कनेक्ट कैसे करो, अनजाने आदमी के अपना बिजनेस कैसे समझाओ? देखो हर आदमी अपनी अपनी अलग अलग स्किल्स के साथ में आता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैं हाड़ा जी, तो उनको एक चीज आता है कनेक्ट करना नोन या अननोन लोगों से। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप -3 -4 नहीं बन पाओगे, बन पाओगे। सीखने की जरूरत है। तो आज हम वही थोड़ा सा मैं सीखा, अननोन लोगों से कैसे बात करना है, नोन नोन लोगों तो आप जानते हो, अननोन लोगों के साथ में कैसे बात करना है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये समझ लीजिए, एंटरप्रेन्योर मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान देना, अपना जाने पहचाने लोगों के साथ नेटवर्क बना के या अनजान लोगों के साथ नेटवर्क बना के। क्योंकि रतन टाटा की जो कंपनी टाटा ग्रुप, तो उसमें उनके साथ में काम करने वाले लोग तो नोन तो बहुत कम है ना, अननोन बहुत ज्यादा है ना, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर लिया वो? उन्होंने भी तो अपनी टीम खड़ी कर ही ली ना। लोगों को समझिए उनको जोड़ने से पहले। आइए। यस, ये है दो प्रमुख प्रॉब्लम्स, एक है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ, सॉरी वर्क। देखो कैंगन का डेमो करते करते वेल्थ की बात बहुत हो जाती है। आज हम वेल्थ की बात थोड़ा भी नहीं करेंगे। एक है हेल्थ और दूसरा है रोजगार, वर्क। अभी हेल्थ के तो आप सभी लोग सुपर मास्टर हो, राइट? कैंगन में रह के भी बहुत सारे लोग तो बोलते हैं ना, उनके पास मेडिकल की डिग्री भी आ चुकी है। आप हर समस्या का समाधान देते हो, ऊपर से साथ मिल जाता है साटे साफ का। तो वो बताते हैं उनके नेचुरोपैथी से और आयुर्वेदा से किस तरह से अपने को बहुत सारे बीमारियों पर काम करना है। तो हेल्थ के ऊपर का डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, और उस चीज के लिए मैं कॉम्पिटेंट भी नहीं हूं, है ना। तो मेरा कॉम्पिटेंसी जो है वो बेसिकली अपन बात जो है एंटरप्रेन्योरशिप या वर्क या रोजगार उसकी बात करेंगे। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं वर्क करने के लिए, ये हमारा रोजगार है, इससे हमारे घर में पैसा आता है। मेरा शायद से हिंदी ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं होगा, तो उसको गलत मत समझना प्लीज। ये हमारा रोजगार है, इससे हमारे घर में पैसा आता है। और उस पैसे से अपने घर में क्या क्या नहीं हो रहा है, घर में कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो पैसा यूज हो रहा है, घर में किराना राशन आ रहा है, बच्चों की फीस हो रही है, आपके सभी खर्चे पे ऑफ हो रहे हैं। तो ये वर्क ही तो अपना भगवान है, ये अपना रोजगार है, राइट? और ये पैसों से काफी लोगों ने बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस भी अचीव कर ली है। अ, आप सब जानते हैं, सभी के पास कार्स आ रही है, नए नए मकान बन रहे हैं, लोग नए नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बधाई हो, एक्सेलेंट वर्क है। देखो दुनिया में प्रॉब्लम दो ही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को काम चाहिए, लोगों को काम चाहिए। काम के लिए तो मैं गया ना, राजस्थान से नासिक, नासिक से पुणे, पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से इंदौर, वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसा ही स्टोरी आप में से भी काफी लोगों का हो सकता है, या अगर आप आपके खुद के ही होम टाउन में सेटल भी हो, तो आप तो काम के लिए वो रोज घर के बाहर निकलते ही हो ना। काम, वर्क, रोजगार, प्रोफेशन, जैसे भी आप समझते हो, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर यहां पर इंडियन सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई साहब आप और मैं भी तो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं ना, हेल्थ तो दे ही सकते हैं, लेकिन हम भी तो लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है? उनके पास में वर्क नहीं है, या सही वर्क नहीं है, सही काम नहीं है, उसका सॉल्यूशन अपने पास में है। और वो सॉल्यूशन वही है कि आप देख लिया आपकी आपकी टीम में कितने लोग आपके साथ में जुड़ चुके हैं, तो आपने इतने लोगों के साथ में काम करना शुरू कर दिया है, आपने इतने सारे लोगों के साथ में वर्क करना शुरू कर लिया है, आपके इतने वर्किंग पार्टनर्स बन चुके हैं। कल वैभव दादा से बात हुआ था, तो उनके टीम में मोटा मोटा 20,000 लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और उन्होंने लोगों को हेल्थ भी दिया, और लगभग 20,000 लोगों के साथ में उन्होंने वर्क भी शुरू किया। सेम स्टोरी जाती है हाड़ा जी की, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है अलग अलग शहरों में। तो पहली बात तो मैं खुद हाड़ा जी को बोलूंगा, हाड़ा जी थैंक यू, आपने मुझे भी रोजगार दिया है, आपने मुझे भी काम दिया है, राइट? तो मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लेके आए कैंगन मशीन के माध्यम से। तो ये बात कर रहा हूं मैं कि हम सब एंटरप्रेन्योर से, हम सब वो जो लिखा था उद्यमी हैं, हम लोगों की जो समस्या है, लोगों के पास काम नहीं है या सही काम नहीं है,
हम लोगों को सही काम देने की सिचुएशन पे है, पोजीशन पे है। और वो करने के लिए जरूरी नहीं कि सबको टाटा अंबानी बनना चाहिए। आपने जो भी प्रॉब्लम, अगर आपने चाय का ठेला भी लगा लिया और आपने एक लड़के को काम पे रख लिया कप धोने के लिए, काम दे दिया, बढ़िया, आप उद्यमी बन चुके हो। अपना काम तो कितना शानदार है। तो वैभव जी ने और हाड़ा जी ने दोनों ने मिलके लगभग लगभग 20,000 लोगों को रोजगार दिया है, और ये बढ़ता ही रहेगा। बन गए लोग एंटरप्रेन्योर्स, राइट। और आपने भी, अगर आपकी टीम में एक भी इंसान जुड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। अगर आप न्यू ज्वाइनी हो तो भी बधाई हो, आपने अपने आप को तो रोजगार दिया है। आपने कैंगन मशीन खरीद लिया, हेल्थ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने अपने आप को भी रोजगार दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उद्यमी, आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। ठीक है, एक्सलेंट। अब हम आगे बात करते हैं। अभी जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करता हूं, तो ये आप देखिए, रोजगार पिछले, ऊपर टॉप में अगर आप देखते हो तो पिछले 5 सालों में भारत में 2 लाख नए स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं। मतलब भारत में 2 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स बने हैं जो रजिस्टर्ड है ना। इसमें से काफी लोग शार्क टैंक में भी आए थे वगैरह वगैरह। 2 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, और हर एक एंटरप्रेन्योर ने मोटा मोटा 25 लोगों को काम दिया है। तो क्या हो गया, मोदी जी का जो सोच था कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दो, उनकी सोच बहुत सही थी, क्योंकि जॉब्स है लिमिटेड, राइट। पहला चीज तो प्रॉब्लम हो गया, जॉब्स लिमिटेड है। दूसरा, हर एक जॉब के पास में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास में सही स्किल्स है ही है, उसकी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने समझा कि यार मैं लोगों को भूखा तो नहीं रख सकता, एक काम करता हूं, मैं स्टार्टअप को प्रमोट करता हूं। उन्होंने प्रमोट किया, और आज देखिए 50 लाख लोग जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योर साथ काम कर रहे हैं पिछले खाली 5 सालों में, उनके घरों में पैसा आ रहा है, और उन पैसों से उनका पूरा घर चल रहा है। यह है भारत की कहानी। भारत ने पिछले 5 सालों में 2 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया, उसमें से 50 लाख नए रोजगार पैदा हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये अपनी स्टोरी है एनर्जिक इंडिया की। या ये जो लिखा हुआ मैंने, ये पढ़ के शायद से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना क्यों कम लिखा है, 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों लिखा है। पिछले 5 सालों में मोटा मोटा, अगर मैं गलत ना समझू तो 1.5 लाख मशीन सेल हुई है। 1.5 लाख मशीन जब सेल हुई है, जैसे किसी ने 2 मशीन खरीदी है, किसी ने 3 खरीदी है, किसी ने 5 खरीदी है, किसी ने 7 खरीदी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको अगर मैं 1.5 लाख को डिवाइड करता हूं, मैं ऑन एन एवरेज 3 मशीन्स, 3 मशीन से अगर मैं डिवाइड करता हूं, मतलब एक इंसान की 3 मशीन ऑन एन एवरेज, तो एक्चुअल कंज्यूमर्स, एक्चुअल कस्टमर्स, 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करते तो आता है 50,000। अपने पास में 50,000 एक्चुअल कस्टमर्स है। वो 50,000 कस्टमर्स में से में भी काफी लोग ऐसे हैं जो खाली यूजर्स है ना। और बचे हुए जो लोग हैं, उन्होंने कैंगन बिजनेस शुरू तो किया था, बट ये शब्द को गौर करिए, मैंने क्या लिखा है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, आप अपनी टीम उठा के देख लीजिए, तो आपको वहां पर दिखेगा, जो भी आपकी नंबर ऑफ मशीन्स आपने सेल करी हुई है, उसका 10 से 12% लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 10 से 12%। किसी टीम में ये नंबर थोड़ा ऊपर जाएगा, किसी में थोड़ा नीचे जाएगा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, 10 से 12% होता है। 50% का, सॉरी, 50,000 जो एक्टिव कंज्यूमर्स है, उसका अगर आप 12% लेते हो, वो आता है 6,000। तो अपने पास में है, इंडिया में, मैं खाली अपनी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, वाव एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में सभी टीम्स को मिला के 6,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और नीचे इतना बड़ा जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों। अगर भारत ने पिछले 5 सालों में 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न कर दिए, तो हम लोग 6 ही हजार नए रोजगार बोलते हैं ना, प्रोड्यूस कर पाए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, और ये विषय हमें समझना है। इसका नेगेटिव तो यह है कि हमने 6 ही हजार कर दिए, पॉजिटिव क्या है, बहुत बढ़िया, खाली 6,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो ह्यूज पोटेंशियल है। हम में से किसी को भी आपस में झगड़ा करना, डिस्काउंट बाजी करना जरूरत ही नहीं करने की। 140 करोड़ यूजर्स, इतने पूरे नहीं हो सकते हैं, मैं अब उसकी बात करूंगा मैं।
140 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में, उनको टैप करने के लिए खाली 6 ही हजार लोग हैं। हर आदमी के हिस्से में बहुत सारे लोग हैं। मत लड़ो एक दूसरे के साथ में। चलो वो मेरा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्यों हुआ है? एनर्जिक के खाली 6 हजार एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ही क्यों है? ये बताता हूं मैं भी आपका इंडिया का टारगेट मार्केट साइज, है ना। ये है हमारा इंडिया का टारगेट मार्केट साइज, जिसमें अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, ये हरियाणा के साइड में मैंने लिखा है 12 करोड़ रिच लोग हैं इंडिया में। अभी ये लोग ऐसे हैं जिनके पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम चल रहा है ना, और वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। उन्हें कैंगन का प्रोजेक्ट पसंद बहुत आएगा, बट जरूरी नहीं कि उन्हें उनके पास अभी नया इतना टाइम बचा है फिर से व्हाट यू से कैंगन बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए, तो उन्हें हम साइड में रख देते हैं। राइट में मैंने लिखा है एस्पायरिंग 10 करोड़। ये जो बोलते हैं ना लोअर मिडिल क्लास जो ग्रुप है, वो 10 करोड़ है। आप समझना है इंडिया में ग्रोइंग, जिनकी ग्रोथ हो रही है, इसमें आप और मैं हम सभी लोग आते हैं। ये मार्केट है 120 करोड़ लोगों का। 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, और अगले 5 साल के बाद में ये नंबर और बढ़ने वाला है। मतलब ये ग्रोइंग में से लगभग लगभग 10% लोग रिच क्लास में और ट्रांसफर हो जाएंगे, तो रिच क्लास अपना 20 करोड़ के पास में पहुंचने वाला है। राइट। तो ये जो ग्रोइंग मार्केट है, ये आपका और मेरा पोटेंशियल मार्केट है। 120 करोड़ लोग, एक फैमिली में 4 लोग मान लीजिए, तो अपने पास में है 30 करोड़ फैमिलीज, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? मात्र 6 हजार। 30 करोड़ फैमिलीज डिवाइड बाय 6 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से में बहुत बढ़िया मार्केट है। इसलिए बोलता हूं, आपस में कॉम्पीट मत करिए, इससे अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करिए। एकजुट होके अगर हम काम करेंगे तो बहुत बढ़िया से आगे बढ़ जाएंगे। मेरा काम एकजुट करना नहीं है, बताना था कि आपके पास में इतना शानदार मार्केट है। 120 करोड़ लोग जो है, ये 120 करोड़ लोग काम ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वर्क ढूंढ रहे हैं। बीमार तो 140 करोड़ है, थे, हो सकते हैं। तो हेल्थ का पार्ट तो अपना कैंगन पूरा करता ही है। भाई साहब, कैंगन तो लोगों को रोजगार भी तो देगा, और जब कैंगन सबको रोजगार देगा तो आपके पास में 120, आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? हम सबको मिलके 120 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। वाओ। आई गेस सही मायने में अपनी टीम हो गई है। वाओ। यहां पर सुंदर सर ने मैसेज में लिखा है, उन्होंने कैलकुलेशन लगाया, उन्होंने बोला कि 50 हजार फैमिलीज हर एक इंसान के हिस्से में आ रही है। और मैंने सुना था डैश थ्री बनने के लिए 800 मशीन बेचनी पड़ती है। तो एडवांस में बधाई हो आप सभी डैश थ्री, डैश फोर, डैश फाइव वगैरह 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 सभी रैंक्स के लिए। एक्सेलेंट काम है, राइट। चलो, अब ये 120 करोड़ जो लोग हैं, हमें उन 120 करोड़ लोगों को जो टैप करना है, उसमें दिक्कत आती है। आप इन 120 करोड़ लोगों में ये स्किल्स ढूंढते हो, है ना। विजन, क्रिएटिविटी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये बात करूंगा दिन लग जाएगा। विजन, क्रिएटिविटी, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैशन, लीडरशिप, टीम वर्क, फ्लेक्सिबल वगैरह वगैरह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ते रहना। आ, ये सब स्किल्स तो हम लोगों में ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आप किसी के सीनियर बनने जा रहे हो, आप लोगों में स्किल्स ढूंढ रहे हो। सवाल यहां पर आके रुकता है, आप लोगों में स्किल्स ढूंढ रहे हो, लेकिन इन लोगों को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स है? क्या इन लोगों को मैनेज करने के लिए आपने अपने आप को रेडी किया है? देखो, खाली पेपर पे लिख के ये डैश थ्री होगा, डैश फोर होगा, इतना पैसा आएगा, डैश टू होगा या 6A होगा, इतना पैसा आएगा, वो शानदार है, उसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। लेकिन बिजनेस प्लान तो अपनी जगह हो गई ना। हमें खुद के ऊपर तो काम करना है, नहीं करना है। इतने सारे अगर लोगों को आपको लीड करना है, जो सर ने बताया 50 हजार फैमिलीज को अगर आपको लीड करना है, तो पहले तो काम खुद के ऊपर करना होगा ना। ये लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे डेवलप करना है, इसी को हम बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स। हमें अपने अंदर कोई लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है। लीडरशिप स्किल्स शब्द मेरा बहुत फेवरेट है। कभी अगर मौका मिलेगा तो लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे। मैंने जब मैं यूके में था तो मैनचेस्टर सिटी में लीडरशिप इस शब्द के ऊपर
लगभग 650 अंग्रेजों को मैंने 6 घंटे तक लीडरशिप के ऊपर हमारा मैंने मतलब दिया था, लेक्चर दिया था। आप बोल सकते, लेक्चर तो नहीं बोल सकते, डिस्कशन बोल सकते हैं। 650 लोग मेरे सामने बैठे थे, हमने डिस्कशन किया था लीडरशिप क्या होता है। तो वो एक अलग शब्द हो गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अपने आप के अंदर लीडरशिप डेवलप करिए, और वो लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल्स होती है, क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो समझते हैं आज सिंपल लैंग्वेज में, है ना। ये जो था ना, आओ ग्रोइंग मैटर मार्केट का पैटर्न समझे। ये ग्रोइंग मार्केट कौन सा है, ये देखिए 120 करोड़ लोग, ये है अपना ग्रोइंग मार्केट। ये शब्द को याद रखना, ग्रोइंग मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, ठीक है, ओके। अब ये ग्रोइंग मार्केट का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। यार ये लोग सोचते कैसे हैं, ये लोग चलो मेरे पास 15 मिनट और है। ये लोग सोचते कैसे हैं, ये लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, या इनके दिमाग में बोलता ना केमिकल लोचा क्या चलता रहता है। तो आज वो केमिकल लोचा समझते हैं ग्रोइंग मार्केट का, आपका और मेरा। आओ थोड़ा हम बॉलीवुड में आते हैं। यहां पर मुझे चैटिंग की जरूरत है। यहां पर मैंने सबसे पहला ओ सॉरी, ये लिखा है मैंने, पहला मूवी आपको दिख रहा है, इसमें चैट करिए, किसको पता है मूवी का नाम क्या है, फर्स्ट मूवी का नाम। इसमें लिखा है त्रुटिपूर्ण हीरो। 1950s की मूवी है, 1950 की मूवी है। अगर किसी को पता होगा इस मूवी का नाम तो चैट करिए प्लीज। देवदास, थैंक यू सो मच, जितेंद्र जाजी ने लिखा है, एक्सलेंट। ये एक देवदास मूवी आई थी 1950 में, जब हम में से काफी लोग पैदा भी नहीं हुए थे। वो टाइम पे देवदास आया था, अगर आप देखते हो तो। वो जो कैरेक्टर जो प्ले किया गया था, वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, त्रुटिपूर्ण हीरो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लॉड हीरो, है ना। तो ये मतलब 100% परफेक्ट नहीं था, इम्परफेक्ट हीरो था, राइट। दिलीप कुमार जी, यस, ये जो कैरेक्टर जो प्ले किया दिलीप कुमार जी ने, वो उन्होंने प्ले किया है त्रुटिपूर्ण हीरो का। लेकिन ये मूवी वो टाइम की सुपर हिट मूवी थी। मतलब 1950 में लोग इम्परफेक्शन भी एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए तो उन्होंने मूवी को हिट करा दिया था। बढ़िया है। 1960 में नेक्स्ट मूवी आई थी, मूवी का नाम टाइप करिए प्लीज, कोई भी एक। इसमें लिखा है दुष्ट साहूकार, जहां पर ब्याज पे पैसा दिया जाता था और लोगों को बोलते ना लूट लिया जाता था। किसी को पता है? यस, थैंक यू अरविंद जी। आपने लिखा है मदर इंडिया। यस, मदर इंडिया मूवी में यही स्टोरी था। उसमें बताया गया था कि भारत की वो टाइम की मानसिकता क्या थी। कोई दुष्ट साहूकार लोग हुआ करते थे कस्बे एरिया एरिया में, और वो लोगों को ब्याज से पैसा देते थे, उनकी जमीन ले लेते वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो टाइम इंडिया का माइंडसेट वो चल रहा था, समझना। 50 में क्या चल रहा था, 60 में क्या चल रहा था। उसके बाद में 1970 में, नाम लिखा हुआ यहाँ पर, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये लिखा है दीवार मूवी, अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो लिखता है ना मेरे हाथ पे वो माँ, जा पहले उसका नाम लिख के लेके जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था वगैरह वगैरह। ये दीवार मूवी है, जिसमें अमिताभ बच्चन तो एक्चुअली स्मगलर हुआ करता था, है ना। शशि कपूर उसका भाई था जो पुलिस में था, अमिताभ बच्चन तो स्मगलर हुआ करता था। लेकिन देखिए आपके और मेरे लिए अमिताभ बच्चन ने तो वो टाइम पे हीरो काम किया था। सब लोग बोलते थे मुझे अमिताभ बच्चन जैसे बनना है, राइट। और आज भी लोग उन्हीं का डायलॉग फॉलो करते हैं, दीवार, जा पहले उसका नाम लिख के लेके आ, जिसने मुझे कैंगन का बिजनेस प्लान दिया था। राइट, एक्सेलेंट। तो हम ये फॉलो कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का। स्मगलर वाला कैरेक्टर भी हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद में आया 1990 में चांदनी पिक्चर। वो टाइम पे इंडिया में एक नया दौर था, सबको विदेश जाना था, सबको फॉरेन जाना था। सभी फीमेल को, औरतों को वो शिफॉन की साड़ी पहन के बर्फीले पहाड़ों पे डांस करना था वगैरह वगैरह। चांदनी, डर वगैरह बहुत सारी मूवी आई थी, राइट। ऐसी जो मूवीज आई थी, तो क्या हो गया है, हिंदुस्तान का माइंडसेट त्रुटिपूर्ण हीरो, बुरा साहूकार, स्मगलर बनना है। अभी लोगों के मन में क्या आ गया, भैया मुझे तो विदेश जाना है, मुझे तो फॉरेन जाना है। उनको फॉरेन बहुत अट्रैक्ट करने लग गया था। ये तो था 1990 की बात। और उसके बाद में 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आ गई, जिसमें शाहरुख खान वगैरह पहले स्विट्जरलैंड में दिखाए थे, और फिर वो अपने पंजाब में, हिंदुस्तान में रिटर्न लौट के आते हैं। तो नया दौर शुरू हो गया। भैया फॉरेन नहीं जाना है, मुझे तो इंडिया में ही आना है, विदेश से स्वदेश। वाह। ये एक हो गया। देखो इंडिया का माइंडसेट कैसे बदल रहा है। और मैंने ये मूवी का नाम क्यों लिखा है, ये सभी मूवीज सुपर हिट मूवीज है। सुपर हिट मूवीज मतलब क्या, ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए सुपर हिट मूवीज। ऑडियंस एक्सेप्ट क्यों कर रही है, क्योंकि मूवी का मैसेज और इंसान की सोच फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी।
इसीलिए तो मूवी सुपरहिट हो गई। मतलब हिंदुस्तान का माइंडसेट क्या चल रहा है, ग्रोइंग पैटर्न का थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये है कि भैया मुझे विदेश नहीं जाना है, मुझे विदेश से स्वदेश आना है। 2005 में मूवी आई थी बंटी और बबली, जिसमें ये जो बबली का, और ये लोगों ने छोटे से टाउन से बिलोंग करते थे इंडिया के। देखो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे ना, बाद में जो मूवी आई है, इसमें बड़े शहर बड़े देश वगैरह दिखाना बंद कर दिया, छोटे छोटे शहरों में आजकल मूवीज बनना चालू हो गई थी। यहाँ पर क्या किया था, छोटे टाउन से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है। राइट, वो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और इसलिए बंटी और बबली मूवी हिट हो गई थी। राइट, भले वो फ्रॉड है ये है वगैरह वगैरह सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, बट उनकी महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में। बाद में आया 2010 में बैंड बाजा बारात मूवी, जिन्होंने इस कपल ने रोल प्ले किया था एंटरप्रेन्योर का, वेडिंग इवेंट प्लानर वगैरह वगैरह। यहां पर आ गया हिंदुस्तान में जो किक स्टार्ट हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये स्टार्ट हुआ है 2010 के बाद में। बहुत ज्यादा ही नए नए व्यापार लोगों ने शुरू कर लिए हैं। यह है अपना धंधा, मुझे अपना काम शुरू करना है, मुझे कंपनीज में जॉब नहीं करना है। राइट, काफी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। ये 2010 में शुरू हुआ था। 2019 में एक मूवी आई गली बॉय। राइट, इसमें रणवीर ने जो रोल प्ले किया था, बॉम्बे में धारावी करके एक स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया से रणवीर बिलोंग करता था इस मूवी में, है ना। और जो रैप, ये मूवी बनी रैपर्स के ऊपर, तो जो रैप करना होता था ना, तो जनरली वो टाइम पे रैप जो करते थे, तो बोलते ना रिच क्लास, सुपर रिच, रिच क्लास, क्रीमी लेयर लोग करा करते थे। बट रणवीर ने उस मूवी में जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसने बताया कि भैया तो क्या हुआ, मैं रिच क्लास से नहीं हूं तो, लेकिन मैं बेस्ट रैपर बन सकता हूं, और उस मूवी में वो बनता है। तो इसमें क्या है, सक्सेस की लालसा, मतलब उनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए थी कोई भी हालत में। देखो हिंदुस्तान का माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आई थी 2020 में मूवी छिछोरे, जहां पर दोस्ती यारी के ऊपर बात हुई थी, लेकिन इसमें जीवन की सच्चाई लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया था। जिसमें बताया गया था कि छोटा बेटा उनका होता है, वो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, उसको मन चाहे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो सुसाइड का अटेम्प्ट करता है। तब उसके पेरेंट्स बताते हैं, बोले जरूरी नहीं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ है, टॉप पे आना ही सक्सेसफुल है, नंबर वन पे आना ही सक्सेसफुल है। राइट, और इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, इसमें जीवन की सच्चाई के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। बात जीवन की सच्चाई की मूवी में नहीं हुई थी, इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने जीवन की सच्चाई के ऊपर बात करना शुरू कर लिया। राइट, बोले क्या हो, क्योंकि 2020 में कोविड भी आया था ना, तो हम सब रूबरू हो गए थे लाइफ की रियलिटी से कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। और एग्जैक्ट ये मूवी ने वही लोगों के तार छेड़ दिए कि हाँ, तुमको कोविड ने जो दिखाया था, हम आपको मूवी में वही दिखा रहे हैं। मूवी हिट हो गई थी। और उसके बाद में आई 2022 में केजीएफ, और किसी ने और भी बताया अभी मूवी पुष्पा वन वगैरह ना, वो झुकेगा नहीं वगैरह वगैरह, सबको मजा आता है। आजकल तो मैंने देखा है कि फीमेल भी करती है झुकेगा नहीं। राइट, किसने लिखा है, गदर मूवी आई थी, देखिए ये गदर, पुष्पा, और क्या बोलते हैं आपका केजीएफ, ये अगर आप देख रहे हो, तो ये सब क्या है, ये डैशिंग कैरेक्टर बताता है, जाके अचीव करने वाला इंसान दिखाता है, गो गेटर। और वही आप में से काफी लोग हो, आप लोग अपना पूरा कारवा लेके निकलते हो, बोलते मैं तो लेके ही आऊंगा। आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, मशीन सेल कर रहे हो, लोगों को हेल्थ दे रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, बधाई हो, आप उद्यमी बन रहे हो। डैशिंग गो गेटर कैरेक्टर 2022 में था। और उसके बाद में अगर आप देखते हैं 2024 में मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल और चंदू चैंपियन। अगर आपने दोनों मूवी देखा रहेगा तो दोनों कैरेक्टर, ट्वेल्थ फेल वाला हीरो और चंदू चैंपियन का हीरो, कोई ग्रेट कैरेक्टर, मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं थे। जब मैं बोलता हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी, मतलब मूवी के कैरेक्टर की पर्सनैलिटी उतना ग्रेट नहीं हुआ करता था। यस, वो उतना घर पे नहीं मिलता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये दोनों ने काफी स्ट्रगल किया और वो पैशनेट थे। ये भाई साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना था ट्वेल्थ फेल में, तो वो रियलिस्टिक स्टोरी, और चंदू चैंपियन भी अपनी रियल लाइफ स्टोरी है। तो इस मूवी में स्ट्रगल और पैशन दिखाया है। वही तो है, हार नहीं मानूंगा। और आप और मैं भी तो हम वही कर रहे हैं,
कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। ये है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया 1950 से लेके 2024 तक हिंदुस्तान कैसे चेंज होते जा रहा है। ये आपके रेफरेंस के लिए इसको थोड़ा सा, यस सॉरी, हाँ ये फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। त्रुटिपूर्ण हीरो, दुष्ट साहूकार, खुखार स्मगलर, विदेश, स्वदेश में आ जाओ, लोग महत्वाकांक्षा बन गए, अपना धंधा चालू करना है, सक्सेस की लालसा है, जीवन की सच्चाई में आ गए, लोग डैशिंग बन गए, और लास्ट में आ गया हार नहीं मानूंगा। राइट। ये है लोगों का सोचने का पैटर्न। आपने लोगों को बिजनेस प्लान तो दे रहे हो, लेकिन बिजनेस प्लान से जरूरी है कि हमें लोगों को उनके नीचे लिखा है ना गोल्ड पैटर्न के हिसाब से क्या हम उनको अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नई टीम बनानी है तो नए पार्टनर्स करने होंगे। नए पार्टनर नोन में से भी आएंगे और अननोन में से भी आएंगे, और जो नए पार्टनर्स आएंगे उनका पैटर्न समझोगे तो ही नए पार्टनर बन पाओगे, नहीं तो वो तो नहीं बनेगा ना भैया। तो ये नीचे कुछ लिखा है मैंने, गोल्डन पीरियड पैटर्न। अभी ये क्या होता है, 5 मिनट और है मेरे पास में। ओके, गोल्डन पीरियड पैटर्न ये आप समझ लीजिए। पहली बात तो मैंने जो अपना पैटर्न की बात हुई थी ये मैंने लिख लिया है, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें से गोल्डन पीरियड कौन सा होता है। गोल्डन पीरियड होता है किसी भी इंसान की एज जब 20 साल की होती है वहां से लेके 40 साल तक, या शायद से आप ऐसे बोल सकते हो 15 साल से लेके 40 साल तक, है ना। 15 साल से लेके 40 साल तक, मतलब अगर किसी का बर्थ 1980 में हुआ है तो उसका गोल्डन पीरियड जो है करियर का, वो 80 में हुआ है तो लगभग लगभग 1995 2000 से शुरू होता है, वहां से लेके तो अब तक 2020-25 तक वो उनका गोल्डन पीरियड होता है। राइट। अगर किसी का बर्थ 1970 में हुआ है तो उनका गोल्डन पीरियड होता है 1990 से लेके 2010 तक। जब मैं बात कर रहा हूं काम तो लोग करते रहते हैं, लेकिन किस तरह से उनकी सोच क्या बन जाती है, थॉट्स क्या बन जाते हैं, वो मैंने आपको मूवीज से बताया था। तो ये गोल्डन पीरियड ध्यान में रखिए। आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को मिलिए, आप ध्यान में रखना उनका गोल्डन पीरियड क्या था, है ना। तो उनकी उम्र के 15-20 साल से लेके 40-45 साल तक ये उनका पैटर्न हमेशा ही रहा है। तो ये मैंने केस स्टडी लिया है क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को बर्थ 1975 या उसके बाद में हुआ है, 75, 77, 80, 85, 90 वो रेंज में रहेगा। एक मैंने मोटा मोटा यहाँ पर लिख के रखा है। तो अगर किसी, ये केस स्टडी है ना। तो अगर किसी का 75 में बर्थ हुआ है तो 20 साल और जोड़ लीजिए, तो उसका गोल्डन पीरियड चालू हो गया 1995 में। 1995 मूवी कौन सी आई थी, DDLJ। वहां पर मैसेज क्या था, विदेश से स्वदेश चलना है। तो वो इंसान वहां से लेके 75 की अगर बात करता हूं मैं, तो उसमें 2015 तक देख लीजिए आप। तो 75 में जिसका बर्थ हुआ है वो इंसान के लिए पहले 4 कैरेक्टर, विदेश से स्वदेश आना है, वो महत्वाकांक्षी है, उसको अपना धंधा शुरू करना है, और उसको सक्सेस की लालसा है। सिंपल। अगर किसी का बर्थ 1990 में हुआ है तो अगर उसका गोल्डन पीरियड आप देखते हो तो ये पूरा आता है 3 नंबर से, अपना धंधा, सक्सेस चाहिए, जीवन की सच्चाई, दोस्ती यारी चाहिए, उनको डैशिंग आदमी चाहिए, और उनको मेहनत करने वाला स्ट्रगलर आदमी बहुत पसंद आता है। स्ट्रगल और पैशनेट लोग बहुत पसंद आते हैं। इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो आप उनको खाली बिजनेस प्लान नहीं दोगे, आप इस तरह से आप उनके साथ में कनेक्ट होना चालू हो जाओगे। और जब आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी मूवी सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे हाँ यही मेरा नया डायरेक्टर है जो मुझे मूवी में लॉन्च करने जा रहा है। ये मैंने आपको केस स्टडी बता दिया है। डन। 8 बज गया है, मेरा सेशन खत्म है। हार नहीं मानूंगा, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग और मार्केटिंग सर्विसेज का। पूरा इसमें मैसेज क्या था, इसको बंद करता हूँ मैं, यस। पूरा इसमें मैसेज क्या था, लोगों का पैटर्न समझिए। और आज मैंने आप लोगों के साथ में ये 20 मिनट, 20-25 मिनट में लोगों का पैटर्न समझाने का कोशिश किया आपसे। थैंक यू सो मच।